सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो हमने पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किया था और आगे बढ़े थे अपना इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहले चैप्टर के साथ। जी अमित भाई, अपन आगे बढ़े थे ना। अब धीरे धीरे हम इस चैप्टर के खात्मे पे पहुंच चुके हैं। हमने अराउंड 11 पेजेस कर लिए थे, ये 18 पेजेस का चैप्टर है। अब बचे हैं लास्ट के 6-7 चैप्टर। आई होप आज की क्लास में खत्म हो जाए, वरना अगले लेक्चर में पूरा फिनिश हो जाएगा। जी अमित भाई, डन 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 डन। तो चलो गाइस, अब हम मिलके इस बाकी बचे हुए पोर्शंस को स्टार्ट कर लें। विजिबल है? हाँ जी अमित भाई, क्लियरली विजिबल है। ओके गाइस, आप मुझे ना जाने से स्टार्ट करने से पहले एक सेकंड में पहले ये इरेज कर दूं। इरेज करने का काम सबसे पहले ना बहुत गंदे हो जाते हैं और फिर गड़बड़ होने लग जाती है चीजें। कंट्रोल एक्स। अमित भाई, तुम इसी बातें कर रहे हो? तुम हरियाणा से? ओके, हाँ जी भाई, हम हरियाणा से हैं। एकदम एकदम एकदम। तो अगर कोई हमारे हरियाणा वाले भाई हैं तो अटेंडेंस लगा दे भाई। और एक बार सब नहीं आने, राम राम भाई, सारे आते डन। चलो ओके। अमित भाई, आपने ना जाने से पहले कल की क्लास में दो चीजें सीखी थी। कौन कौन सी दो चीजें? इन डिटेल विस्तार में अपन गए थे। कौन कौन सी चीजें? एक था हमारा विजन और एक था हमारा मिशन। आप बताओगे कि इनके बारे में? हाँ जी अमित भाई, बता देंगे, थोड़ा बहुत तो बता ही देंगे। विजन क्या था? आपने बताया था अमित भाई कि विजन है कि व्हाट इज आवर एंड गोल। हमारा एंड गोल क्या है? ठीक है, वेयर वी वॉन्ट टू लैंड या वेयर वी वॉन्ट टू बी। ठीक है, मिशन की बात कर ले तो वेयर वी आर राइट नाउ। हम अभी कहाँ हैं? वॉट आर वी डूइंग राइट नाउ। ये राजकुमार वाली आवाज में क्यों बोलने लग गया मैं? जानी, हम तो जमाने के जेलर हैं, जब मरते नहीं मारते हैं जानी। चलो, तो विजन और मिशन की हम बात कर रहे थे। विजन मैंने बता दिया था। हाँ अमित भाई, सुन सुन के पक गए। विजन हमारा एंड गोल, एंड गोल, एंड गोल, जहां पे हम जाना चाहते हैं, जो कंपनी का प्लान है, जो एंड में हम पहुंचना चाहते हैं। मिशन भाई, तुम अभी कहाँ हो? तुम अभी कौन से कस्टमर को सर्व कर रहे हो? अभी तुम क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? करंट पोजीशन बताओ, वो मेरे को मिशन बताता है। डन। चलो, अब देखना गाइज, व्हाट इज आवर मिशन एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन। अभी हम क्या कर रहे हैं? द वेल नोन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट थे दो, दोनों बोलते ना कि दो लोग भाई, दो दैत्य आदमी थे, अतापी और वतापी। वैसे ही दो एक्सपर्ट आदमी थे, एक पीटर ड्रकर भैया और एक ये बेचारे कौन है, थियोडोर लेविट भैया। क्या बात है अमित भाई, अंग्रेजी नाम है। पीटर ड्रकर भैया और थियोडोर लेविट भैया। अपने को याद रखना है ना, एमसीक्यू पर्पस के लिए पूछ सकता है, तो एक बार याद रख लेंगे, ड्रकर भैया लेविट भैया, ड्रकर भैया लेविट भैया। ओके, they were among the first to agitate the issue through their writings। ये लोग पहले आदमी थे जिनको लगा कि भैया ना, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो चीज नहीं लानी पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी राइटिंग से, मतलब राइटिंग मतलब ऐसा नहीं कोई लव लेटर लिख दिया, उन्होंने अपनी थ्योरी लिखी और उसमें समझाया क्या? दे emphasized that as the first step in the business planning endeavor, every business firm must clarify the corporate mission and define accurately the business द फर्म इज एंगेज्ड इन। देखो, आप कहां जाना चाहते हो वो तो आपका ख्वाब है, वो आपका सपना है, पर सबसे पहले बिजनेस को जो क्लेरिफाई करना पड़ेगा वो ये कि भैया तुम अभी क्या काम कर रहे हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया पीटर भैया ने, और पीटर ड्रकर भैया थे, तो भैया ड्रकर भैया ने और लेविट भैया ने क्या बताया? हमें बताया कि द फर्स्ट थिंग जो कंपनी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो है व्हाट बिजनेस दे आर इन। वो अभी अभी क्या कर रहे हैं, किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो एक्सप्लेन दैट टुवर्ड्स फैसिलिटेटिंग दिस टास्क द फर्म शुड रेज एंड आंसर सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस। जब भी आपको ये आंसर करना हो कि सर सुनो ना, हम किस बिजनेस में हैं, आपको ये क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड अबाउट व्हेन आस्क्ड अबाउट व्हाट बिजनेस आर वी इन। जब कोई पूछे कि आप कौन से बिजनेस में हो, तो आपको क्या क्या क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। सबसे पहला, व्हाट इज आवर मिशन।
तो यही तो वो क्वेश्चन होता है, व्हाट इज आवर मिशन, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा आपका मिशन क्या है, व्हाट इज योर अल्टीमेट पर्पस, आपका व्हाट इज द अल्टीमेट गोल क्या है जिसको विजन बोलते हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं, ये भी विजन है, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू यू सीक, सीक नहीं सीक, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू यू सीक, आप कितना ग्रो करना चाह रहे हो, व्हाट बिजनेस आर वी इन, वापस से वही सवाल आ गया भैया। नेक्स्ट, डू वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस करेक्टली एंड डिफाइन इट एक्यूरेटली इन आर ब्रॉड सेट क्या है ये कॉनोटेशन, हाँ कॉनोटेशन ये, हाँ क्या क्या अजीब अजीब भारी भारी इंग्लिश लिखते थे, इतना 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 लिखने की कोई जरूरत थी क्या, सिंपल सिंपल ये लाइन लिखो कि डू वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस करेक्टली, क्या हम अपने धंधे को अच्छे से समझ पाते हैं, whom डू वी इंटेंड टू सर्व, हम किसको सर्व करना चाहते हैं, कस्टमर्स हमारे कौन है। नेक्स्ट, व्हाट ह्यूमन नीड डू वी इंटेंड टू सर्व, मतलब व्हाट नीड्स वी सर्व, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बिस्लेरी पानी की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, कोल्ड ड्रिंक गर्मी में ठंडे की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ब्रेड इंस्टेंट खाने को सेटिस्फाई करता है, व्हाट ब्रिंग्स अस टू पर्टिकुलर बिजनेस, व्हाई वी आर हेयर, भाई हम इसी बिजनेस में क्यों हैं, व्हाई वी आर हेयर ओनली, हम सिर्फ यही क्यों हैं। मतलब अगर बोला जाए तो विजन और मिशन स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से तोड़ तोड़ के लिखा गया है। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द बिजनेस इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या ये धंधा होने वाला है, इन व्हाट बिजनेस वुड वी लाइक टू बी इन फ्यूचर, हम फ्यूचर में कौन से धंधे पे जाना चाहेंगे। मतलब वापस से वही विजन और मिशन को तोड़ तोड़ के इन्होंने लिखा हुआ है। क्या सारे क्वेश्चन पूछेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 5 पूछेंगे, 5 लिख के आना है। तो सर अगर आपको ये एक्सप्लेन करना हो कि व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम करेंटली किस धंधे में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या आंसर करना पड़ेगा, सर सबसे पहले तो भाई हमारा मिशन क्या है, ठीक है, हमारा अल्टीमेट एंड पर्पस क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम कितनी ग्रोथ लेना चाहते हैं, हम किस कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, हम कस्टमर की कौन सी नीड्स को सर्व कर रहे हैं, हम फ्यूचर में क्या धंधा करना चाहते हैं और फ्यूचर में उस धंधे का प्रोस्पेक्ट कितना होगा, कैसा होगा। बस ये सारी चीजें मिलके हमारा स्टेटमेंट का आंसर कर देगा। डन डन, बस इतना इजी था। अब देखना, एट द टाइम दीज टू एक्सपर्ट्स रेज दिस इशू, जब उन्होंने ये मुद्दा खड़ा किया ना, द बिजनेस मैनेजर्स ऑफ द वर्ल्ड डिड नॉट फुल्ली अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज क्वेश्चंस, उनको लगा नहीं भैया कि काम का कुछ है। Those were the days when business management was still a relatively simple process even in the industrially advanced country like US. It was only subsequent years that captains of the industry, मतलब management all over the world, understood the significance of seeming simple questions raised by the Peter Drucker। ये पूरा पैराग्राफ कोई काम का नहीं है, काट दो इसको। यही शॉर्टकट मैं बचाता हूं, जो मैं पढ़ लेता हूं क्लास में, भाई दोबारा इनको पढ़ने की कोई जरूरत ना है। द कॉर्पोरेट मिशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द फर्म। मिशन आपके ग्रोथ के बारे में बताता है कि सर आप अभी कहाँ हो और कहाँ पहुंचने का प्लान कर रहे हो। मान लो अभी मैं 0 पे खड़ा हूं और 1 साल में मैं चाहता हूं कि भाई 1000 पे पहुंच जाऊं, तो जो होगा वो मेरी ग्रोथ होगी। इनफैक्ट द फॉर्म्स फ्यूचर विजुअलाइज्ड, हम फ्यूचर को प्लान करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ये देखना, इट प्रोवाइड्स अ ड्रामेटिक पिक्चर of what the company wants to become. It is corporation's dream crystallized, crystallize मतलब अपने सपने को साकार करना, एक आकार देना, ठीक है। अपने सपने को जब मैं बता दूं कि यार मुझे ये करना है तो ऐसे जाना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, वैसे एक सपने को आकार देना। इट इज अ कलरफुल स्केच ऑफ हाउ द फर्म वांट्स टू लुक इनटू द फ्यूचर। बकवास एकदम लाइन भर रखी बेमतलब। यहाँ इन पंक्तियों के द्वारा कवि बस मिशन की डेफिनेशन बताना चाहते थे, कवि कुछ ज्यादा भाव में बह गए, बोलते सर मिशन इज द ग्रैंड डिजाइन ऑफ फ्यूचर। अच्छा, अगर आपसे ब्लूप्रिंट की बात करें, ब्लूप्रिंट होता है हमारा विजन, और अगर डिजाइन की बात करें फ्यूचर। बस ये पता है कभी कभी ना कुछ वर्ड्स से ऐसे ट्रिक करता है, मतलब दोनों का एक है। अगर कभी भी आपसे पूछे ब्लूप्रिंट तो लिख के आना विजन। ये एमसीक्यू में ट्रिक करने के लिए, बेफालतू का कुछ काम धाम नहीं है। अगर आपसे पूछे सर ग्रैंड डिजाइन, बात तो दोनों डिजाइन की कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट भी और ग्रैंड डिजाइन भी, पर ना ये बात कर रहा है आपके मिशन स्टेटमेंट की। काम खत्म। नेक्स्ट, मिशन एम्पलीफाइज व्हाट ब्रिंग्स द फर्म्स टू इट्स बिजनेस और व्हाई इट इज देयर। वही क्वेश्चन कि भाई हम कहां हैं और इसी धंधे में क्यों हैं। इन अदर वर्ड्स द मिशन सर्व्स एज अ जस्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मिशन एक जस्टिफिकेशन होता है फॉर द फर्म्स वेरी प्रेजेंस एंड एग्जिस्टेंस, कि भाई मिशन बताता है कि मैं इसी धंधे में क्यों काम कर रहा हूं।
अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, ड्रकर भैया बोलते हैं एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आस्क एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट बिजनेस वी आर इन, वापस से, एंड गेट द करेक्ट आंसर. द आंसर शुड हैव मार्केटिंग और एक्सटर्नल प्रोस्पेक्ट्स एंड शुड नॉट बी रीस्टेटेड टू द प्रोडक्शन और जनरल एक्टिविटीज और बिजनेस. बोलता है सर आप कुछ ऐसा आंसर ढूंढ के निकालो ना जिसको हम मार्केट करके कस्टमर भी अट्रैक्ट कर सके. सर मैं तो यहाँ इसलिए आया हूं ना कि गरीब बच्चों का मसीहा बन जाऊं. ऐसा सा कुछ डायलॉग निकालो, ऐसा मिशन स्टेटमेंट निकालो जिसको आप मार्केटिंग भी कर सको. डन डन. चलो कहाँ यूट्यूब और टेलीग्राम पहुंच रहे हैं बीच के अंदर. अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है. इंडियन ऑयल, व्हाट बिजनेस आर वी इन, प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर. देखो प्रोडक्शन के हिसाब से अगर मैं आंसर करूं, सर हम यहाँ पे क्यों हैं, व्हाट बिजनेस वी आर इन द बिजनेस ऑफ ऑयल एंड गैसोलीन, गैसोलीन बनाने के लिए. और अगर मार्केटिंग के हिसाब से वी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट एफिशिएंट एनर्जी. लो भैया हो गया ना मार्केट करने के लिए. कैसे आपके पास देखो यहाँ पे बोलता है, सर सुनो 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 सुनो, द आंसर शुड बी मार्केटिंग और एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, मतलब मार्केटिंग करने के पर्पज से भी होना चाहिए. तो अगर आपसे पूछे, अगर मान लो कोई सीएट टायर से पूछे आप क्या करते हैं, टायर बनाता हूं ना. अगर कोई सीएट टायर से मार्केटिंग वाले तरीके से पूछे कि आप इसी धंधे में क्यों हो, हम आपकी जर्नी को स्मूथ, शानदार और सेफ बनाते हैं. वाह 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 वाह. ये बोलते हैं ना एमआरएफ टायर्स, यू कैन बेट ऑन इट. कोहली जी आते हैं ना, हाँ तो भाई वो क्या बोलते हैं, सर अगर नॉर्मल आपके इस धंधे में हो सर मैं टायर बनाता हूं, और अगर मार्केटिंग के हिसाब से सर मैं आपकी जिंदगी के रास्ते को एकदम स्मूथ बनाता हूं और जिंदगी को सेफ बनाता हूं. लो भैया हो सकता है, हो सकता है. रेलवेज, रेलवे से कोई पूछे आप क्यों हो, सर हम रेल चलाते हैं. वी ऑफर ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, मार्केटिंग का धंधा हो गया. लैक में सर हम कॉस्मेटिक्स बनाते हैं. इन रिटेल आउटलेट वी सेल होप, उम्मीद बेचते हैं. हम क्या करते हैं, हम उम्मीद बेचते हैं. सर जैसे मान लो लैक में क्या करता है, काले को गोरा, वो फैशन करने के काम में आता है. तो सर हम उम्मीदें बेचते हैं. अगर आप खुद से एकदम देखो, असली सुंदरता हमेशा याद रखना खुद के अंदर से ही आती है, कॉन्फिडेंस खुद के अंदर से आती है. पर अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, लैक्मे का प्रचार देखो मैं करता हूं कितना अच्छा, असली सुंदरता तो अंदर से आती है, बात हमारे कॉन्फिडेंस की है. पर अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं तो यूज करिए लैक्मे के प्रोडक्ट जो अंदर से आपकी खूबसूरती को निखारेगा और आपको अति सुंदर बनाएगा. वाह 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 वाह. काश लैक्मे सुन ले और मेरे को हायर कर ले, करोड़ों रुपए मिलेंगे, करोड़ों. पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा. डन डन. तो मिशन हमारा दोनों तरीके से आंसर करना चाहिए, सर क्या आप करते हो और मार्केट कैसे हम उसको कर सकते हैं. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. नेक्स्ट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. अब ये आपको ऊपर मिशन और विजन की तरह ही लगने वाले हैं. देखो मैं पढ़ाता हूं क्या बोलता है. बोलता है सर, मैंने बोला हाँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसलेट्स देयर विजन एंड मिशन इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने विजन और मिशन को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में तोड़ती है. याद करो मिशन का काम क्या था, मिशन का काम था जितना भी आपका पर्पस है, आपका विजन है, उसको गोल्स में ब्रेक डाउन करो, फिर गोल्स को टास्क में ब्रेक डाउन करो और टास्क को रिस्पॉन्सिबल लोगों को बांट दो. था, हाँ अमित भाई था. चलो इसी को अपन आगे पढ़ के बढ़ते हैं. जी अमित भाई बोलता है सर एज सच टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर सिनोनिमस विद गोल. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या लिखा है, दोनों एक साथ साथ लिखा है, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट एक होता है. हाउएवर सम ऑथर्स मेक एन अटेम्प्ट टू डिस्टिंग्विश. बोलते ना कि किसी के अंदर, हमारे सर जब हमें पढ़ाते थे ना तो कुछ ऐसे पढ़ाते थे, नॉर्मल दुनिया चल रही होती है पर कोई कोई आदमी होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसा सा होता है जिसके कुछ 10-15 हाथ पांव होते हैं. आप समझ गए होगा इसको अंदर हम क्या बोलते हैं, ये आदमी के अंदर होता है ना. तो उस वजह से कुछ ऑथर्स ने ट्राई किया कि चलो ना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिस्टिंग्विश करें. ठीक है भैया, उस चक्कर में हमारा चैप्टर बन गया. लो बाबा, गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स दैट डिनोट द फ्यूचर स्टेट्स और द आउटकम्स. गोल ओपन एंडेड होते हैं, ऐसा कर लेंगे. ऑब्जेक्टिव्स आर द क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स विच प्रिसाइज एंड एक्सप्रेस्ड इन द स्पेसिफिक टर्म्स. गोल, मेरा गोल है मैं एक साल में अच्छी सेल्स कर लूंगा. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलेगा, सर मेरा टारगेट है 200 सेल करके निकालना. जब स्पेसिफिक टर्म्स में क्लोज एंडेड डिफाइन कर दो उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स. चलो अभी तक हमने क्या बेसिक डिफरेंस पढ़ा, सर गोल हमारा ओपन एंडेड है, ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्लोज एंडेड.
कोई दिक्कत किसी को? अमित भाई कोई दिक्कत यहां तक अपने को नहीं आई। चलो, however it is the distinction is not made by several theorists on the subject, accordingly we will also use the term interchangeably। पर सर इतना ही समझने लायक है, गोल ओपन एंड, ऑब्जेक्टिव क्लोज एंडेड, बस, बाकी आगे कोई फर्क नहीं है, दोनों को एक तरह से यूज करेंगे। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलता है, बोलता है सर, बोला हाँ बोलना भाई, ऑब्जेक्टिव्स आर द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस टारगेट। टारगेट जो आपको मिलता है ना, क्या बोला था मैंने, अभी बोला था सर, क्लोज एंडेड, 200 सेल तेरे को मारनी है। क्रेडिट कार्ड वाले बोलते हैं ए भाई तेरे को टिकना है कि नहीं टिकना कंपनी में टिकना है ना, तो इस महीने तेरे को 5 क्रेडिट कार्ड, 5 पॉलिसी, 10 लाइफ इंश्योरेंस बेच के आना पड़ेगा, नहीं आया तो भाई हम तेरे को बेच देंगे, ऐसा। ये जो टारगेट है ना, हाँ जी अमित भाई, इनको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स। These are the performance based targets, the results and outcomes it wants to achieve, जो आउटकम और जो रिजल्ट ये अचीव करना चाहते हैं। द फंक्शन दे फंक्शन एज यार्डस्टिक्स फॉर ट्रैकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि यार अगर आदमी को, मतलब आदमी को क्या, अगर किसी को भी बार बार पोक ना करो कि भाई तुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो काम को ढीला छोड़ देते हैं। तो बोलते हैं ना कि सर ऐसा वॉच डॉग, आपने ऑडिट में पढ़ा होगा, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, गलत बात, गंदी बात नहीं बोलते हैं ऐसा। वॉच डॉग का मतलब सर सुनो सुनो ना, एक आप एक कैमरे की तरह, रुको मैं कैसे बनाऊं, हाँ ये पलके भी बन गई, नहीं यार ये अच्छी नहीं लग रही, हाँ पलके बन गई। ये आप पे हमेशा एक नजर गड़ाए रखती है कि सर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, करना है भैया, इस महीने बेचना है भैया, बेचना है भैया। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, हम अपनी क्लासेस का टारगेट सेट करते हैं, क्या कि सर मैं आपको 31 मई तक सारी क्लासेस खत्म करके दूंगा। हाँ जी अमित भाई, अगर ये टारगेट सेट ना करो तो मैं तो ढीला पड़ जाऊं भाई, अरे आज एक लेक्चर दे दिया, कल दूसरा दे देंगे, परसों तीसरा दे देंगे, आराम से चल रहा है भाई, एग्जाम सितंबर में है ना तेरा, आने दे सितंबर आने दे, मैं अगस्त तक तो दे ही दूंगा लेक्चर। तो इसीलिए टारगेट सेट करना जरूरी होता है, क्योंकि फिर उसके बेसिस पे वो कहते हैं ना कि जब तक आदमी को नहीं बोल नहीं सकते अपन क्लासेस में ना, बोल नहीं सकते, तो जब तक आदमी के आह चलो खैर, जब तक आदमी को समझ जाओ तब तक उसकी बत्ती दिमाग की काम नहीं करती। हाँ जी अमित भाई, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑब्जेक्टिव्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन टारगेट सेट करके रखती है अमित भाई। द परस्यूट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज एन अनएंडिंग प्रोसेस सच दैट ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन देमसेल्फ, काम करना है, दे प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशनल एंडेवियर। काट दो, इसका कोई मतलब नहीं। Organization का structure and activities are designed and resources are allocated around the objectives to facilitate their achievement। अब जैसे मान लो एक टीम है, एक टीम में 5 बंदे हैं, दूसरी टीम में 10 बंदे हैं, तो इस टीम को बड़ा टारगेट मिलेगा, मतलब छोटी वाली टीम को छोटा टारगेट, बड़ी वाली टीम को बड़ा टारगेट कि सर आपको इतने टाइम में इतना करना है, ठीक है। उसके लिए जो जो भी रिसोर्सेज चाहिए, सर लोगों तक जाने के लिए बाइक चाहिए, इस टीम को क्या मिलेगा, छोटी सी कार मिलेगी, उस टीम को क्या मिलेगा, एक बड़ी बुलेरो मिलेगी, आप लोग पूरी टीम जाओ, समझ के आओ, करके आओ, है ना। हाँ, तो गाइज ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एक बेंचमार्क की तरह काम करते हैं रिसोर्स को बांटने में। अमित भाई ये तो अपन ने ऊपर भी पढ़ा था कि मिशन जो है क्या करता है, सर मिशन भी मदद करता है रिसोर्सेज को बांटने में। एग्जैक्टली मैंने बोला ना, सब कुछ एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि सबसे पहले आया आपका इंटेंशन, इंटेंशन से निकला आपका विजन, विजन से निकला आपका मिशन, मिशन से निकला आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हाँ जी अमित भाई, दे एक्ट एज अ बेंचमार्क फॉर गाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एंड फॉर इवेल्युएटिंग हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग। तो क्या करता है सर ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले रिसोर्सेज के बंटवारे में मदद करता है, दूसरा बेंचमार्क, क्यों, क्योंकि टारगेट सेट होता है। मान लो टारगेट था 200 का, तुमने 190 ऑर्डर लेके आए या 210 लेके आए, कितना लेके आए, कंपेयर करने में, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में मदद करते हैं। परफेक्ट। Objectives with the strategic focus relate to outcomes that strengthen an organization's overall business positions and competitive viability। Objectives में जब टारगेट अपन सेट कर देते हैं ना, तो ये ऐसा फोकस प्रोवाइड करता है कि सर पूरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है उसको अचीव करने के लिए, इससे बिजनेस पोजीशन और हमारा कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है। पूछो कैसे। ऑब्जेक्टिव्स विद स्ट्रेटेजिक फोकस रिलेट टू आउटकम्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब सर टारगेट्स, टारगेट्स मतलब आपके बेंचमार्क।
अगर बेंचमार्क आपको मिल गया, आपको उसको अचीव करना है, तो सब उसको अचीव करने पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस का पोजीशन इंक्रीज होता है और कंपटीशन, वाइटैलिटी, मतलब कंपटीशन जो रहता है ना दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, वो ज्यादा इंक्रीज होता है, अच्छा खासा लोग काम करने लग जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स टू बी मीनिंगफुल टू सर्व द इंटेंडेड रोल मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है, एक सॉरी एमसीक्यू बोलता हूं, क्वेश्चन आ सकता है। एक आपसे पूछेगा व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स में लिख देंगे अपन दीज आर द क्लोज एंडेड, जल्दी बताओ, क्लोज एंडेड गोल्स, देखो क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स, ओपन एंडेड को गोल्स बोला जाता है। दीज आर द क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स, जो क्या करते हैं सर, बेंचमार्क का काम करते हैं, रिसोर्सेज के एलोकेशन में काम करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं सर, ये हेल्प करते हैं ताकि टाइमली मैनर में कंप्लीट हो जाए अपने सारे टारगेट्स। 10 क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कौन कौन सी, चल ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूं ऑब्जेक्टिव, नीचे से देखते हैं अपन। दे शुड बी चैलेंजिंग, भाई ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग होना चाहिए ना। सर आपको 200 टारगेट लेके आने हैं, अगर मैं उसको बोलूंगा ये 20 टारगेट जो एक दिन में पूरे हो सकते हैं, वो 200 कहां से लाएगा। इजी नहीं होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं 200 टारगेट दूंगा तब तो वो उसके पास पहुंचने की भी ट्राई करेगा, 190, 185, 180। अगर मैं उसको दूंगा ही भाई तू 100 लेके आना, वो क्या करेगा, आराम से रिलैक्स मारेगा, 101 भी ले आएगा तो खुश हो जाएगा, सर मैंने तो टारगेट से ज्यादा काम कर दिया। इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स आपके चैलेंजिंग होने चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, ऑब्वियस है ना अमित भाई, अगर आप मेजर नहीं करोगे तो कंपेयर कैसे करोगे। भाई मैं तेरे को 200 टारगेट दे रहा हूं, तेरे को 200 खत्म करना है, खत्म कर लेगा, फिर उसके ये काम खत्म करो, फिर और काम दूंगा। सर मैंने इस आदमी को 200 का टारगेट दिया था, इसने 210 किया, वेरी गुड। अगर आप मेजर ही नहीं कर पाओगे, मैं बोलूंगा भाई एक काम करना, अच्छी सेल करके आना, अच्छी सेल बताऊंगा नहीं, तो वो जितनी भी सेल करके आएगा बोलेगा भाई मैं तो अच्छी करके आया, मेरे हिसाब से तो अच्छी सेल थी। डन डन, अरे रे, चल परफेक्ट। दे शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम, बोले तो टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। भाई 200 ऑर्डर लेके आ एक महीने के अंदर, वरना टाइम नहीं बताऊंगा। बोलेगा सर आपने टाइम थोड़ी बोला था, मैं तो 200 ऑर्डर लेके आया एक साल के अंदर। देख कनपट्टी के नीचे उसको सीधा कर दो। भाई टाइम स्पेसिफिक, जैसे हमारी क्लासेस भी भाई टाइम के अंदर फिनिश करना है, परफेक्ट परफेक्ट। तो क्या होना चाहिए सर, एक तो आपके ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल होने चाहिए, एक टाइम बाउंड होने चाहिए, एक आपके चैलेंजिंग होने चाहिए, चैलेंजिंग, टाइम बाउंड। दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, मतलब फिक्स्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं भाई एक काम करना 200-250 के आसपास ले आना, फ्लक्चुएटिंग नहीं भाई, फिक्स्ड 200 लाने हैं तो 200 लाने हैं, डन डन। दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल, वही मैंने बोला था भाई, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में मदद करना चाहिए कि आपने पिछले साल इतना किया, इस साल इतना किया, मैंने टारगेट इतना दिया था, आपने अचीव इतना किया। दे शुड प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, आपको बोनस अच्छा मिलेगा, आपको और काम मिलेगा। इट हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, इसीलिए मैंने उल्टे से उल्टा पढ़वाया। नेक्स्ट, दे शुड फैसिलिटेट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द मिशन एंड पर्पस, मैंने बोला था ना सर, विजन से आता है मिशन, मिशन से आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको आपके मिशन को अचीव करने में मदद करने चाहिए, ना कि सर कुछ भी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओ। ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का और उसकी इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। जैसे सर मेरा काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, सामने वाले का काम है सर्विसेज रिसीव करना, जो भी हमारे बीच का रिलेशनशिप है उसको क्लियर कट डिफाइन करना चाहिए, दैट्स इट, सिंपल सिंपल सिंपल। आप इतना ना भी लिखो तो सर ऑब्जेक्टिव्स कुछ आंख बंद करके जो आपको याद आ रहे हो ना आप लिख सकते हो। सर सुनो ना, ऑब्जेक्टिव एक तो फिक्स होना चाहिए, चलो मैं फिक्स कर दूंगा 200 तो 200, ठीक है। चैलेंजिंग होना चाहिए, चैलेंज होगा तब तो मजा आएगा, ठीक है। मेजरेबल होना चाहिए, मेजर करूंगा तब तो मजा आएगा। परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने में मदद करना चाहिए, अमित भाई मदद करेगा। स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में मदद करना चाहिए, अमित भाई मदद करेगा। और टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम के अंदर अंदर होना चाहिए, बात खत्म हो गया। और इट शुड सपोर्ट योर मिशन एंड विजन, और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर। आपके पास अगर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो सबका एंड रिजल्ट एक ही आना चाहिए, सब लोग वापस आके आपके विजन पे, कंपनी का जो एंड गोल है उसी पे मीट करना चाहिए। ऐसा नहीं इसको ऑब्जेक्टिव दे दिया भाई तेरे को जितनी सेल लानी है
उतनी सेल लेके आ, मेरे को कोई मतलब नहीं है कितने पे भी लेके आए तो कैसी भी क्वालिटी बनाए। अब एक बात बताओ, अगर कंपनी का मेन गोल है कि सर मुझे बेस्ट क्वालिटी आइटम्स देना है, और प्रोडक्शन वाले को बोलो भाई तेरे को जितना बनाना है बना ले, मैक्सिमम बना, तो भाई वो तो क्वालिटी गिरा के बनाने लग जाएगा ना। आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट दो, जैसे मान लो मैंने प्रोडक्शन वाले को टारगेट दिया तेरे को 5,000 जूते बनाने पड़ेंगे, तो भाई अगर मैं उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट टारगेट दे दूंगा तो कंपनी का जो एंड गोल है कि सर क्वालिटी मेंटेन करनी है, उससे वो हट जाएगा, और जैसे ही उससे हट जाएगा उसको पूरा नहीं कर पाएगा। डन डन अमित भाई डन। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो विजन और मिशन से मैच करना चाहिए। डन 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 डन, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, objectives should be set within the constraints of the organization resources and external environment। आप जो ऑब्जेक्टिव्स दे रहे हो ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज के बेसिस पे ही देना। मान लो आपने सामने वाले को सेल्स टारगेट दिया कि भाई तेरे को क्या करना है, आज 10 किलोमीटर दूर गांव है, वहां पे जाके सेल करके आनी है, और ना आपने उसको कोई व्हीकल दिया, ना आपने कोई सपोर्ट दिया, ना आपने कोई रीइंबर्समेंट दिया, बंदा जाएगा तो जाएगा कैसे। तो सर आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स दो रिसोर्सेज के बेसिस पे, आपने सामने वाले को प्रोडक्शन का टारगेट दे दिया भाई 5,000 जूते बनाने हैं, पर 10 में से आपकी 3 मशीन खराब पड़ी है, बनाएगा कैसे, पूरा बर्बाद। तो अमित भाई जब भी ऑब्जेक्टिव्स सेट करो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले, बाहर क्या क्या हो रहा है उसको देख के सेट करो। ठीक है अमित भाई, डन 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 डन। अ नीड फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अब देखना गाइस, ये हल्का सा मेरे को लगता है इसको डार्क प्रिंट करना चाहिए। क्यों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ऑब्जेक्टिव्स चाहिए होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, आ जाओ देखें। एज अ रूल, अ कंपनी सेट्स a company's set of financial strategic objectives ought to include both short term and long term performance target। देखो टारगेट शॉर्ट टर्म भी होना चाहिए, महीने महीने भर का, लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। Having quarterly and annual objective focuses attention on delivering immediate performance improvements, target to be achieved within 3 to 5 years, prompt considerations of what to do now to put the company in the position to perform better down the road। मतलब देखो सर, आपको शॉर्ट टर्म की जो बात इसने बोली ना, बोलता है सर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, जैसे अगर आप कॉर्पोरेट्स में जब काम करोगे तो वो आपका ईयरली आपसे प्लान पूछ लेते कि भाई आप क्या इस साल प्लान कर रहे हो कंपनी में क्या क्या कंट्रीब्यूट करने का। ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, कि सर आप क्या क्या वर्क करना चाह रहे हो। क्योंकि अगर रोज के बेसिस पे आपसे काम पूछते रहेंगे ना कि भाई क्या करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, तो आप एक प्रॉपर सेट ऑफ डायरेक्शन में काम करते रहोगे। प्लस साथ ही साथ इसके साथ इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी दिया जाए कि ठीक है भाई इस साल तो आपने बोला मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, लेकिन 3-4 सालों के अंदर आप ऐसा क्या बड़ा बदलाव है जो कंपनी के अंदर लाना चाहते हो। जैसे मान लो इस साल तो मान लो मैंने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, प्रोडक्शन वाली कंपनी में, ठीक है, जूते बनाने की कंपनी में ज्वाइन किया, मेरा बेस्ट एग्जांपल यही आता है। ठीक है, मैंने बोला सर मेरा 1 साल का टारगेट है ना कि जितना आपका प्रोडक्शन है, जितना आपका प्रोडक्शन है, सबसे फर्स्ट ईयर का टारगेट बताता हूं सर, जितना आपका प्रोडक्शन है ना उसमें जो डिफेक्ट्स आते हैं, मान लो आपके डिफेक्ट्स आते हैं 5%, आप बनाते हो सारे जूते और 5% खराब निकलते हैं, उस डिफेक्ट को 1 साल के अंदर अंदर 3% पे लेके आऊंगा। ठीक है चलो डन, ये मेरा एक छोटा टारगेट हो गया। और सर 5 साल के अंदर, अगले 5 साल के अंदर जो आपका प्रोडक्शन अभी आप कर रहे हो ना, मान लो अभी आप 50,000 जूते बना रहे हो, अगले 5 साल के अंदर इस 50,000 को 80,000 जूते में कन्वर्ट कर दूंगा, ये मेरा लॉन्ग टर्म हो गया। तो भाई शॉर्ट टर्म भी होना चाहिए जो आपके अल्टीमेट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को भी सेटिस्फाई करे, तो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होना चाहिए। डन। A company that has an objective of doubling its sales within the 5 years can't wait until the third or fourth year to begin the sales customer base. By spelling out annual performance targets, management indicates the speed at which long range targets are to be achieved। चलो बेस्ट एग्जांपल दिया, मैं आप लोगों को यहां समझाने की ट्राई करता हूं। ओके, एक कंपनी ने 5 ईयर का ऑब्जेक्टिव रखा, रखा होगा भैया। एक सेकंड मेरे को पानी पीने दो, प्यास लग गई।
एक कंपनी ने अपने 5 साल का ऑब्जेक्टिव रखा। क्या ऑब्जेक्टिव रखा? इनका ऑब्जेक्टिव था दैट वी हैव टू डबल द सेल्स इन 5 years। 5 साल के अंदर हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका डबल कर देंगे। एक बात बताओ, अगर आप ईयर 0 पे आज के टाइम पे महीने का 10,000 जूते बना रहे हो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, यहां भी 10,000, यहां भी 10,000, यहां भी 10,000, यहां भी 10,000, कोई कीमत है क्या कि आप यहाँ पे सीधा 50,000 5 गुना करना है ना, सॉरी डबल करना है ना, कोई कीमत है जो आप यहाँ पे 20,000 पहुंच जाओगे हर साल जब 10 ही बना रहे हो तो? नहीं अमित भाई। तो गाइज यही कहना चाह रहा है कि सिर्फ अगर आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट कर दोगे कि भाई मुझे 10 का 20 करना है, तो वो कोई मतलब नहीं बनता। आपको हर साल शॉर्ट टर्म भी करना पड़ेगा कि भाई अगले साल मैं 12 तक ले आऊंगा, उसके अगले साल 14 तक ले आऊंगा, उसके अगले साल 16 तक ले आऊंगा, फिर मैं 18 तक ले आऊंगा और फिर 20 तक ले आऊंगा। अब क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए तो सर इससे एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा? मान लो 1 साल बाद मैंने देखा कि यार 1 साल बाद में 11,800 तक ला पा रहा हूं, मैंने बोला ठीक है यार मोटा मोटी आसपास आ रहा। फिर मैंने अगली साल देखा कि सर मैंने 14,200 कर दिए, लिमिट से ज्यादा कर दिए, बढ़िया। फिर मैंने देखा अगली साल 15,500 ही कर पाया, भाई ड्रॉप आ गया। क्यों ड्रॉप आया? अब मैं उसकी वजह को देखूंगा, ठीक करूंगा। फिर अगर मान लो मैंने ठीक किया तो यहाँ पे मान लो 17,000 मेरे 700 आए, बढ़िया भैया कोई दिक्कत की बात नहीं। और लास्ट ईयर में 20,200 के आसपास आ ही गए। डन डन। तो अमित भाई इसीलिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव दोनों जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपको प्रॉपर डायरेक्शन दे देते हैं और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ये इंश्योर करते हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के दिशा में ही आप काम कर रहे हो। परफेक्ट 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 अमित भाई। अब देखो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। टू अचीव द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी स्ट्रेटेजिक प्लानर्स कॉमनली एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इन 7 एरियाज। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ना, जो लॉन्ग टर्म आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इन 7 एरियाज के लिए डिफाइन किए जाते हैं। कौन कौन से 7 एरियाज? आ जाओ मिलके देखते हैं। सबसे पहला एरिया तो है अमित भाई प्रॉफिटेबिलिटी का। ऑब्वियस है ना, हम प्रॉफिट के टर्म्स में फ्यूचर एनालाइज करते हैं। भाई 5 साल में तो तेरा भाई प्रॉफिट का डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करते हैं हम? सबसे पहला एनालिसिस जब फ्यूचर करते हैं प्रॉफिट के टर्म्स में करते हैं। दूसरा भाई प्रोडक्शन के टर्म्स में जो कर सकते हैं, भाई देखना 2 साल में जितना बना रहा हूं ना, अभी मैं एग्जांपल ले रहा था, जूते 10,000 बना रहा हूं, 10 से 20,000 कर दूंगा। हाँ जी अमित भाई। कॉम्पिटिटिव पोजीशन, भाई 5 साल के अंदर तेरा भाई मार्केट के अंदर लीडर हो जाएगा। इंप्लॉय का डेवलपमेंट, भाई इंप्लॉइज के टर्म्स में, यार पता है अभी ना मेरी छोटी सी कंपनी है, हम कुछ 50 लोगों की टीम है, पर आने वाले 5 साल के अंदर 500 इंप्लॉइज की रेल लगा दूंगा। रेल इंप्लॉय डेवलपमेंट के टर्म्स में, इंप्लॉय के साथ रिलेशनशिप के टर्म्स में कि इंप्लॉय के साथ रिश्ते कैसे, अच्छे रिश्ते हैं या नहीं है, ये उतना काम का नहीं है। ऊपर वाले 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट के टर्म्स में, प्रोडक्शन के टर्म्स में, फिर उसके बाद अमित भाई कॉम्पिटिटिव पोजीशन के टर्म्स में, इंप्लॉय डेवलपमेंट के टर्म्स में, इंप्लॉय रिलेशन के टर्म्स में, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के टर्म्स में। भाई अभी टेक्नोलॉजी में ना हम बहुत पुअर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एक टाइम आएगा अगले 10 साल के अंदर इंडिया भी हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज करेगा, तो इस टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम पब्लिक का कितना ध्यान रखते हैं, जैसे टाटा टाटा के कितने सारे कैंसर हॉस्पिटल से, रिसर्च इंस्टीट्यूट से पब्लिक का कितना केयर टेक कर रहे हैं, उस टर्म्स में अपन अपना फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर सकते हैं। हाँ जी अमित भाई। अब देखो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ये रहा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम परसुइंग सर्टेन स्ट्रेटजीज। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अपन क्या सोचते हैं, किस टर्म्स में बनाते हैं कि भाई अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो अगले 5 साल में इतना काम कर लूंगा, अगर मैं हर साल 2,000 बढ़ाता जाऊं तो अगले 5 सालों में 10,000 प्रोडक्शन अपनी बढ़ा दूंगा। डन। Strategies represents the action to be taken to accomplish the long-term objectives. The time frame for objectives and strategies should be consistent, usually from 2 to 5 years. देखो objectives क्या बोलता है, देखना कैसे दोनों इंटरलिंक्ड है। देखना ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स किसको बोलते हैं?
लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स सर वो रिजल्ट्स हैं जो हम प्लान कर रहे हैं अचीव करने का। कैसे? बाय फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी, बाय फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। और स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं? अब इसी का उल्टा फिर, स्ट्रैटेजी मींस एक्शन which will be used, which are used, जो हम यूज कर रहे हैं, which are used to achieve long term objectives। ये बात वही हो गई, मेरा घर का है तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारा घर का है मेरे घर के सामने, दोनों का घर का है आमने सामने। तो देखो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलता है अमित भाई? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बोलता है सर सुनो ना, ये वो रिजल्ट्स हैं जो तुम आने वाले 5 सालों में अचीव करना चाह रहे हो, अभी जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो उसको यूज करके। तो भाई स्ट्रैटेजी क्या है? सर स्ट्रैटेजी वो एक्शन है जो मैं अभी जो मैं अभी कर रहा हूं, परफॉर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को 5 साल में मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो बस भाई दोनों, मेरा घर का तेरे घर के आगे, तेरा घर का मेरे घर के आगे, दोनों घर का आगे पीछे। डन अमित भाई। Short range objective can be identical to the long term objectives if an organization is already performing at the targeted long term level. For example, if a company has an ongoing objective of 50% of the profit growth every year and is currently achieving this objective, then company's long term objective and short term objectives for increasing the profit coincide. बोले तो देखो, क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेम हो सकता है? हो सकता है ना। कैसे? सर मैंने बोला हाँ, मैंने सोचा था अगले 5 सालों के अंदर मैं कंपनी को, जो भी मेरी लॉस पे चल रही है, मैं उसको एटलीस्ट 15% प्रॉफिट पे ले आऊंगा। मैंने कोई नई टेक्निक लगाई, इधर कुछ चेंज किया उधर कुछ चेंज किया, फर्स्ट ईयर में मेरे क्या हुआ? प्रॉफिट 15% पे आ गया, सेकंड 15% पे आ गया। मैंने सोचा भाई अब हर साल 15% पे रखूंगा ताकि 5 साल का जो मेरा टारगेट है 15% का वो अचीव हो जाए। तो क्या शॉर्ट टर्म टारगेट मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट के बराबर हो गया? हाँ जी भाई, मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट दोनों बराबर हो गए 15% के। तो बोलता है सर अगर आपकी कंपनी शॉर्ट टर्म में वो अचीव कर ले जो उसको लॉन्ग टर्म में करना था, तो भैया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स दोनों सेम हो जाएंगे। दैट्स इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन, ये देखो, in which the short term objectives differ from the long term objectives, कब दोनों अलग अलग होंगे? when managers are trying to elevate organization performance and cannot reach the long term target in just 1 year। बोलता है सर देखो जनरली तो दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन बता देता हूं जब तुम चाह के भी सेम नहीं हो सकते। कैसे? मान लो मैंने प्लान किया है, मैंने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि सर मैं अपना प्रॉफिट डबल कर दूंगा आने वाले 5 सालों में। क्या तुम 1 साल में ये काम कर सकते हो? ना। जो काम 1 साल में हो ही नहीं सकता, उसी केस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अपना दोनों अलग अलग होने वाला है। पिछले 50 नहीं, मान लो 10 सालों से तुम हर साल लॉस खा रहे थे, तुमने सोचा भाई मैं कंपनी को 5 सालों में 50% प्रॉफिट पे लेके खड़ा कर दूंगा। तो भाई 1 साल के अंदर अंदर वो पॉसिबल है क्या? नहीं अमित भाई, 1 साल के अंदर अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। डन डन अमित भाई। चल नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स देन सर्व एज अ स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स मिलकर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। क्लियरली एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स ऑफर मेनी बेनिफिट्स, दे प्रोवाइड डायरेक्शन, सिनर्जी, ये बकवास, काम करना है काट दो। जो काम करना होता है उसको बेमतलब पढ़ने की कोई जरूरत ना है। जो हाईलाइट कराया भाई वो इंपॉर्टेंट है। डन डन अमित भाई। अब हम पढ़ने वाले वैल्यूज। वैल्यूज किसको कहते हैं अमित भाई? वैल्यू क्या होता है? देखो एक बात बताऊं, वो अपन कुछ कभी ये बोलते सुना है वैल्यूज के टर्म्स में? भाई इस कंपनी की ना, इस कंपनी की अंदर की जो इन्वायरमेंट है, जो थॉट प्रोसेस है जिसपे ये लोग काम करते हैं, जो वो कहते हैं ना परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, हाई, हाँ ये। तो गाइस हर एक कंपनी की जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जो गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं, वो मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिस थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, सोच, दिमाग के ऊपर चलती है। एक तो हो सकता है, बेस्ट एग्जांपल देता हूं, 2 कंपनी है, ये कंपनी बोलती है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये क्या बोलती है भाई? प्रॉफिट लेके आओ, कोई मतलब नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट दो, खराब प्रोडक्ट दो, सस्ता दो, महंगा दो, मेरे को कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट लेके आओ। दूसरी कंपनी ये बोलती है सर
प्रॉफिट थोड़ा कम आए चलेगा, लेकिन कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट देने हैं और गलती से खराब प्रोडक्ट चला गया, रिप्लेस करो, ठीक करो, हैंडल करो, सब कुछ करके दो। तो दो तरह की कंपनी, दोनों का अलग अलग थॉट प्रोसेस। ये जो थॉट प्रोसेस है कि किस बेसिस पे हम कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चोरी डकैती करके, गलत लूटपाट करके, इस बेसिस पे, या फिर कस्टमर को खुश रखो, पैसा अपने आप आ जाएगा, इस थॉट प्रोसेस पे। इस थॉट प्रोसेस को कहा जाता है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द कंपनी। मतलब कि कंपनी का, अगर मैं सिंपल सिंपल बोलूं ना, वैल्यूज मींस व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी का माइंडसेट क्या है, क्या दिमाग क्या सोच रही है भाई, किस तरीके से कंपनी सोचना चाह रही है, इसको वैल्यूज बोला जाता है। डन क्या? हाँ जी अमन भाई डन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा वैल्यूज किसको कहते हैं, और अलग अलग कंपनीज के शायद थोड़े बहुत वैल्यूज का यहाँ पे डिफिनेशन भी दिया होगा। तो गाइज, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, वैल्यूज का मतलब देखो, बिजनेस एज आई हैव सीन इट places one great demand on you. It needs you to self impose a framework of ethics, values, fairness, and objectivity on yourself at all the times. श्री श्री रतन टाटा जी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने 2006 में अपना ये वर्ड्स बोले थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि सर सुनो ना, जब आप धंधा करते हो ना, कोई भी धंधा, देखो धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। डन, बहुत अच्छे। आप कोई भी धंधा करते हो ना, तो हर एक धंधा, हर एक बिजनेस आपके ऊपर इंपोज करता है, खुद बोलता है सर क्या, अ फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स, एथिक्स के बारे में बात करता है कि सर सुनो ना, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। वैल्यूज, फेयरनेस, सही से ही ट्रीट करना, ऑब्जेक्टिविटी ऑन योर सेल्फ ऑल द टाइम्स। ये लिख के आना एग्जाम्पल नहीं बाबा, ये लिख के नहीं आना, ये तो बस ऐसे ही बता रहा हूं। अब देखो, फ्यू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज आर इंटेग्रिटी, मतलब आप झूठ नहीं बोलोगे, इंटेग्रिटी मतलब अंदर से एकदम साफ भावना से रहोगे, ट्रस्ट, भरोसा, अकाउंटेबिलिटी, भाई जिसकी जो जिम्मेदारी है, ह्यूमिलिटी, प्यार से बात करना, इनोवेशन, टाइम टाइम पे इनोवेट करते रहेंगे, एंड डाइवर्सिटी, बहुत सारी चीजें लेके आना। ये बिजनेस के कुछ वैल्यूज होते हैं। बट वाई आर वैल्यूज सो इंपॉर्टेंट? अगर वैल्यूज के एग्जाम्पल डेफिनेशन पूछे, एग्जाम्पल्स में आप ये लिख के आ सकते हो। परफेक्ट। एमसीक्यूज में पूछ सकता है विच ऑफ दिस इज नॉट द, क्या इज नॉट द वैल्यूज। चलो, वाई आर द वैल्यूज सो इंपॉर्टेंट? वैल्यूज इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि देखो बाबा, सिंपल सी बात है, क्या अ कंपनीज वैल्यू sets the tone for how the people think, behave, especially in the situations of the dilemma। सीधा सीधा मैंने क्या बोला था कि वैल्यूज बोले तो, वैल्यूज बोले तो, बोले तो, बोले तो, वैल्यूज बोले तो माइंडसेट ऑफ द कंपनी, कि सर कंपनी कैसा सोचती है। खासकर एक बात बताओ, अगर मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं वैल्यूज का, सर वैल्यूज मतलब कंपनी कैसा सोचती है। एक कंपनी है ना, काम कर रही है, उसके पास प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, किसी ने वो प्रोजेक्ट, मतलब मान लो आया और मैनेजर को किसी ने घूस दे के वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करे कि यार मेरा टेंडर पास करवा देना, मैं भले ही खराब सामान दे रहा हूँ, लेकिन तेरे को 1 करोड़ की ब्राइब दे दूंगा। तो अब उस मैनेजर को कंपनी के हित में सोचना चाहिए या अपने बेनिफिट में सोचना चाहिए? ये क्या डिफाइन करता है? कौन डिफाइन करेगा? वैल्यूज इसको डिफाइन करती है। अगर कंपनी ने शुरू से ही अपने लोगों के दिमाग में बिठा रखा होगा, भाई कोई भी ऐसी घूस वाला सीन आए, आप मेरे को कंप्लेन करो, मैं देखूंगा, आपको इंसेंटिव और रिवॉर्ड अलग से मिला करेगा, तो गाइस इस केस में बंदा क्या करेगा? बंदा बोलेगा कि नहीं यार, मैं जाके कंपनी को इन्फॉर्म करूंगा। पर अगर बंदा देख रहा है कि मेरे सीनियर्स ही घूस लिया करते हैं, और अगर उसके पास ऑफर आएगा तो वो भी लेगा। तो गाइस कंपनी की कैसी सोच है, कैसी अप्रोच है, कैसा माइंडसेट है, ये डिफाइन करेगा कि सर जो उसके वर्कर्स हैं वो लोग कैसा परफॉर्म करेंगे जब भी कोई दुविधा वाली, जब भी कोई डिलेमा वाली सिचुएशंस आया करेगी। तो चलो इसको अंडरलाइन कर लो, अ कंपनीज वैल्यू सेट्स द टोन फॉर कैसे पीपल सोचेंगे, बिहेव करेंगे, स्पेशली इन द सिचुएशंस ऑफ डिलेमा। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस to build a strong foundation and focus on the longevity of the company's success। सर कंपनी लंबे टाइम तक चलती रहे और कंपनी तक लंबे टाइम तक सक्सेस करे। Employees prefer to work with employers whose values resonate with them, the ones they can relate to in their daily work and personal life। बोलता है सर हर एक एम्प्लॉय उस आदमी के साथ, उस कंपनी के साथ काम करना चाहता है जिसकी थिंकिंग उस एम्प्लॉय की थिंकिंग के साथ मैच करती हो। तो कभी भी एक चोर, डकैत,
ब्राइब घूस लेने वाला आदमी उसी कंपनी में काम करना पसंद करेगा जहां पे रिश्वतखोरी होती है, और कभी भी एक सच्चा और ईमानदार आदमी उसी कंपनी में काम करने की ट्राई करेगा जहां पे सच्चाई और ईमानदारी को प्रेफरेंस दी जाती है। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है। इंटरेस्टिंगली, major of the consumers say that they would prefer to buy the products and services from companies that have a purpose that reflects their own value and belief system, hence values both internal as well as external implications। देखो कई बार कस्टमर्स क्या बोलते हैं पता है, सर हम उसी कंपनी से माल लेना प्रेफर करेंगे जिसके वैल्यू सिस्टम थोड़े अच्छे होते हैं। जैसे बताता हूं, अगर मान लो दो कंपनीज है, दो कंपनी है, ये कंपनी नंबर 1, ये कंपनी नंबर 2, ये क्या करती है, ये प्रोडक्ट देती है मान लो 500 रुपए में, ठीक है, पर ये कंपनी प्रोडक्ट देती है 510 रुपए में और बोलती है सर हर 10 रुपए जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, तो उससे उसके बदले हम आपके लिए एक एक्स्ट्रा पेड़ लगा के देने वाले हैं या किसी एक्स्ट्रा गरीब की थाली में खाना जाने वाला है। तो लोग ऐसी कंपनीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये अपने साथ साथ औरों का भी ख्याल रख रहे हैं। डन। तो वैल्यूज अगर अच्छी होंगी तो कस्टमर्स भी प्रेफर करते हैं। For reference, a lot of values were put to actions during COVID-19 pandemic when the leaders of the organizations put people before everything else. It projected how deep the foundation of the organizations were and how important it is for them to uphold their core values. हुआ क्या सर, कोविड-19 के टाइम पे हर कंपनी जो बोलती थी ना हम लोग एक परिवार है, हम लोग एक परिवार है, वो सारे परिवार बिखर के आ गए और बाहर आ गए। क्या? जिस जिस कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखा, बोले तो उनकी सैलरी कट नहीं करी उस पीरियड के लिए, उनको पेमेंट देते रहे और कोविड के बाद वापस उनको रिज्यूम करवाया, तो गाइज वो कंपनीज लोगों की नजर में उसकी इज्जत बढ़ गई। और जिस जिस कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को निकाला, उनकी सैलरी कट करी, बाद में सब लोग उन कंपनीज को छोड़ के चले गए, उनकी सेल्स भी गिरी। क्यों? क्योंकि भाई आप जिनके साथ काम कर रहे हो अगर आप उन्हीं का ध्यान नहीं रख रहे हो तो कस्टमर भी आपका ध्यान नहीं रखा करेंगे। The below graph represents the interconnection of the intent, vision, mission, goals, etc. Values remain the center, core of the vision. Vision हर चीज का सेंटर होता है वैल्यूज, उसके बाद विजन, मिशन, गोल्स एंड पुटिंग देम ऑल इनटू एक्शन। विजन इज फॉलोड बाय मिशन, बाय गोल्स एंड फाइनली बाय द रियल एक्शंस। देखो वैल्यूज कंपनी क्या सोचती है, कैसा कंपनी का माइंडसेट है, कंपनी का कैसा दिमाग है, ये प्रॉपर उसका वैल्यू सेट करेगा। वैल्यू और माइंडसेट, एक बार आपका माइंडसेट सेट हो गया, उसके बेसिस पे आप बताते हो आपका इंटेंट क्या है, इंटेंट के बाद आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। डन। डन। चलो एचडीएफसी बैंक का, अपन ने एचडीएफसी बैंक का विजन देखा, मिशन देखा, चलो अब देखते हैं वैल्यूज। एचडीएफसी बैंक इज कमिटेड टू मेंटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स, पर्सनल professional integrity, corporate governance, regulatory compliance. HDFC Bank's business philosophy is based on the 5 core values। मतलब HDFC बैंक का वैल्यूज क्या है? बोलता है सर सुनो ना, हम सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, इंटेग्रिटी मेंटेन करते हैं, जितनी भी गवर्नेंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं उन सब को फॉलो करते हैं। सर हमारे 5 कोर वैल्यूज है, कौन कौन सा? ऑपरेशनल एक्सीलेंस, कस्टमर पे फोकस करना, अच्छे से ऑपरेट करना, प्रोडक्ट में लीडर बनना, पीपल और सस्टेनेबिलिटी। बस दैट्स इट, ये उनके 5 कोर एरियाज हैं। डन। इसीलिए लोग जनरली एचडीएफसी बैंक्स को सबसे ज्यादा प्रेफर किया करते हैं। डन। हाँ जी अमन भाई डन, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलो, इंटेंट वर्सेस वैल्यूज। गाइस अभी अपन ने पढ़ा था इंटेंट का मतलब मेरा इंटेंशन, क्या मैं करना चाहता हूं, और वैल्यूज मतलब मेरा माइंडसेट। हाँ जी अमन भाई, तो अब दोनों में से समझाओ कि सर दोनों में से बड़ा क्या है। लेट्स से संदीप अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को लगता है इंटेंट इज अ बिगर कंसेप्ट देन वैल्यूज, और अभी अपन ने पढ़ा सबसे बड़ा, सबसे पहले और सबसे बिग आता है मेरा दिमाग, मैं क्या सोचता हूं, कंपनी कैसे सोचती है, उसके बाद आता है कंपनीज की क्या हमारे पास इंटेंशन है, क्या वैल्यूज है, क्या मिशन है। संदीप इज नॉट राइट, एज वैल्यूज एंड इंटेंट आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। इंटेंट इज द पर्पस ऑफ द डूइंग बिजनेस, मैं क्यों बिजनेस करना चाह रहा हूं, and values are the principles that guide the decision making of the business। और देखो आपको इंटेंट बताएगा कि सर आप क्यों करना चाहते हो बिजनेस, और वैल्यूज बताएगा कि सर जब आप बिजनेस कर ही रहे हो तो सर किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको कौन कौन सी चीजें सोचनी है डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। दे बोथ गो हैंड इन हैंड while intent in some is sometimes driven by the values।
सर आपकी जैसी सोच होगी आप उस हिसाब का बिजनेस करोगे। अगर आपकी सोच नेक है, अच्छी है, कस्टमर को सर्विस देने वाली है, तो आप उस टाइप का बिजनेस खोलोगे जहां पे कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके। तो वैल्यूज इज अ मच वाइडर कंसेप्ट देन इंटेंट। कभी भी ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आ सकता है, आप सेम टू सेम ऐसा ही लिख के आ जाओगे। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई अपने को। अब नेक्स्ट है अपने पास स्ट्रेटेजिक लेवल्स, वो मैं आपको यहां से पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं। हाँ जी अमित भाई, तो एक बार मेरे को पानी पी लेने दो। पी लो अमित भाई। कितने पेज बचे? एक, दो, बस मोटा मोटी 2-3 पेज बचे। आज ही की क्लास में इसको मैं खत्म करूंगा। डन 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 डन। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उनके जो खड़ा रहेगा। तो देखो, मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही बताया था। क्या बताया था? मैंने बोला था सर सुनो ना, एक जो आपकी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन है ना, हाँ, वो कुछ इस टाइप की पिरामिड टाइप की बनती है। सबसे ऊपर होते हैं टॉप लेवल वाले, फिर मिडल पे आते हैं मिडल लेवल वाले, फिर आते हैं लोअर लेवल वाले। तो सर मैं इसको लिख देता हूं टॉप, इसको लिख देता हूं मिडल, इसको लिख देता हूं लोअर लेवल। डन। और तीनों को अलग अलग रंग से रंग देता हूं। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे। चलो, ये रंग दिया अपन ने, रंग दे मोहे लाल। हाँ जी अमित भाई, ये अपन ने निकाल दिया। अब देखो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल क्या होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, मैंने बोला था सर टॉप लेवल में वो बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक होते हैं, सीईओज होते हैं, जो पूरी कंपनी के लिए प्लानिंग बिठाते हैं। क्या करते हैं सर ये लोग? दे मेक प्लान्स, दे मेक प्लान्स या स्ट्रेटेजी। किसके लिए? फॉर एंटायर कंपनी। पूरी कंपनी की ये लोग एक साथ प्लान बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सर इसके लिए डिवीजन के लिए बना लिया ना, उसके लिए बना लिया ना। उसके बाद बारी आती है मिडिल लेवल की। दे वर्क ऑन प्लान्स ऑब्लिक स्ट्रेटजी बाय टॉप लेवल। टॉप लेवल वाले जो स्ट्रेटजी देते हैं उस पर वर्क करते हैं एंड मेक स्ट्रेटजी फॉर देयर डिवीजन, अपने खुद के डिवीजन के लिए। इसीलिए इसको डिविजनल लेवल भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है सर कॉर्पोरेट लेवल। मैं लिख देता हूं सबसे टॉप पे कॉर्पोरेट लेवल। उसके बाद इसको बोला जाता है डिविजनल लेवल या बिजनेस लेवल भी इसको बोला जाता है। यहां पे फंक्शनल लेवल, फंक्शनल लेवल। और अमित भाई ये लोअर लेवल वाले जो जिनको फंक्शनल लेवल भी बोला जाता है, ये क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करते। दे जस्ट वर्क ऑन द स्ट्रेटजीज गिवन बाय मिडिल लेवल वाले एंड प्रिपेयर, ये बनाते हैं स्ट्रेटजीज फॉर देयर ओन फंक्शन, फॉर देयर ओन फंक्शन। डन डन। गाइस इसको एक बार जरा नोट डाउन कर लो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। जी अमित भाई कर लेते हैं नोट डाउन, कर लो कर लो। कर लो, 2 मिनट का टाइम है, इसको नोट करके खत्म करो।
चलो 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 बना लो। देखो, टॉप लेवल को ही मैं फिर से बोल देता हूँ, टॉप लेवल को ही कॉर्पोरेट लेवल बोला जाता है, डिविजनल लेवल को ही मिडिल लेवल बोला जाता है, या इसको मैं बोल सकता हूँ बिजनेस लेवल भी। क्लियरली विजिबल नहीं है तो लो। चलो 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 चलो। डन 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 डन। परफेक्ट, लिख लिया। हाँ जी अमन भाई लिख लिया। अब आ जाओ अपन इसी को एक एक करके समझते हैं। देखो, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज अ मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। जैसे चलो मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूं बेसिक, जो मुझे बहुत पसंद है, आईटीसी का। अपन ने लिया आईटीसी का एग्जांपल। आईटीसी एक बड़ी कंपनी, इसके बहुत सारे डिविजन्स हैं। सबसे बड़ा सेंटर पे सिगरेट्स का डिवीजन। चलो फिर मैं ले लूं स्टेशनरी का, फिर मैं ले लूं होटल्स का, फिर मैं ले लूं ग्रोसरी वाले आइटम्स का, जिसको किराना आइटम्स भी बोलते हैं। और आईटीसी आईटीसी और किस में है, किराना आइटम्स में हो गया आईटीसी, स्टेशनरी हो गया, सिगरेट्स हो गया, होटल्स हो गया। और आईटीसी क्या करती है, यार बिजनेस तो इनके बहुत सारे हैं। चलो मेरे को भी नहीं याद आ रहे तो चार ही रखते हैं, हटाओ। ठीक है। अब देखो क्या बोलता है सर, जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, दैट कम्पीट्स इन सेवरल डिफरेंट बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेस में, सिगरेट के, किराना के, इसके उसके, इट हैज सेल्फ कंटेन्ड, इट हैज सेपरेट सेल्फ कंटेन्ड डिविजन्स टू मैनेज ईच ऑफ देयर बिजनेस। हर एक डिवीजन अपना अपना खुद का ही बिजनेस अलग अलग मैनेज कर रहा होता है। जैसे पतंजलि का हेल्थ केयर है, एफएमसीजी है, ऑर्गेनिक फूड्स है, मेडिकल ऑयल है, हर्ब्स है, और बहुत सारे बिजनेस है। बाबा रामदेव के, बाबा रामदेव ने आंख मारते मारते बहुत सारे धंधे खड़े कर लिए। हाँ जी अमन भाई, इट इज सेपरेट डिविजन्स व्हिच वर्क विद इन देमसेल्व्स टू सस्टेन ईच ऑफ द बिजनेस। वो लोग खुद ही खुद में, इनका पतंजलि का हर एक डिविजन खुद में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। तो जनरली देयर आर थ्री मेन लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। ठीक है अमन भाई। जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट द फर्स्ट टू ऑफ दीज लेवल्स। जो जनरल मैनेजर होते हैं ना, वो कहाँ मिलते हैं, या तो कॉर्पोरेट लेवल पे या बिजनेस लेवल पे। बट देयर स्ट्रेटेजिक रोल्स डिपेंड अपॉन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पे डिपेंड होता है। कैसे, ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ द सेगमेंट्स that work together to bring a particular product or service to the market. If a company provides several different kinds of products, it is often duplicates these functions and creates a series of self-contained divisions, each of which contain its own set of functions to manage each different products and services. The general managers of these divisions then become responsible for their particular product line, matlab particular division. The overriding concern of divisional managers is healthy growth of their division. They are responsible for deciding how to create a competitive advantage and achieve profitability within the resource and capital they have at their disposal. Such divisions are called as strategic business units. अब देखो सर, आईटीसी इंटायर एक बड़ी सी कंपनी है। हाँ भाई कंपनी तो है। इस कंपनी ने बहुत सारे अपने डिविजन्स खोल के रख दिए। एफएमसीजी खोल दिया, स्टेशनरी खोल दिया, हाँ जी अमर भाई सिगरेट्स का खोल दिया, हाँ जी अमर भाई होटल्स का खोल दिया। अब ये इनका हर एक डिवीजन अपने प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदार है, अपनी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। हर एक डिवीजन का खुद का एक एक फंक्शन है, खुद के सेपरेट फंक्शन है। सर ये अपना प्रोडक्शन करेगा, अपनी सेल्स करेगा, अपनी मार्केटिंग करेगा, इन सब के लिए खुद जिम्मेदार है। ठीक है, ये बंदा भी खुद की प्रोडक्शन खुद करेगा, सेल्स खुद करेगा, मार्केटिंग खुद करेगा, प्रोडक्शन अपनी खुद करेगा,
सेल्स अपनी खुद करेगा, मार्केटिंग अपनी खुद करेगा, ये भी अपना प्रोडक्शन खुद कर पाएगा, सेल्स अपनी खुद करेगा, मार्केटिंग अपनी खुद करेगा। हर एक डिवीजन के पास सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं, इनको बोला जाता है, ये जो कर रहे हैं इनको बोला जाता है फंक्शन, और इसीलिए इनको नीचे वाले लेवल्स को बोला जाता है फंक्शनल लेवल। डन। हाँ अमित भाई, ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये हर एक डिवीजन जो एक सेपरेट धंधे की तरह अब काम कर रहे हैं, इन हर एक डिविजन्स को बोला जाता है क्या? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, SBUs। डन। हाँ जी अमित भाई डन। अब देखो कॉर्पोरेट लेवल पे हेड ऑफिस ये रहा, डिविजन्स ये रहे, डिवीजन बी, हर एक का अलग अलग बिजनेस फंक्शंस हो जाएगा। ये कौन से? कॉर्पोरेट फंक्शन, ये बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल, और ये फंक्शनल लेवल। ओके, अब देखना गाइस बड़े बड़े लेवल पे टॉप पे कौन कौन आता है। बोलता है सर बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, आपने लॉ में पढ़ा होगा। हाँ। कंपनी के CEO जो मालिक्स होते हैं, हाँ जी अमित भाई, और कोई बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं वो सब भी यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन आएंगे? डिवीजन के मैनेजर, हर एक डिवीजन के मैनेजर और उनका स्टाफ, ठीक है। और यहां पे कौन कौन आएगा? हर एक फंक्शन के मैनेजर, मतलब यहां आएगा प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, उसके बाद सेल्स मैनेजर के बाद मान लो यहां पे आ जाएगा मार्केटिंग का मैनेजर, यहां भी प्रोडक्शन का मैनेजर, सेल्स का मैनेजर, मार्केटिंग का मैनेजर, यहां भी प्रोडक्शन का मैनेजर, मार्केटिंग का मैनेजर, सेल्स का मैनेजर। ये तीनों मैनेजर है डिवीजन सी के, ये है डिवीजन बी के, ये है डिवीजन ए के। डन। हाँ जी अमित भाई। अब देखो बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने समझाया है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, आप 5 मिनट एक बार इसको सेल्फ रीडिंग मारो और बताओ कि अमित भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जो हमने पढ़ रखा है वही चीज यहाँ पे दे रखी है और अपने को उतना ही समझना था। तो जल्दी से एक बार 5 मिनट का टाइम है, इसको रीडिंग मारो, मैं देखता हूँ मेरे को और क्या क्या करवाना है अभी यहाँ पे। ओके। हम्म, ये रहा। हम्म, ये तो हो गया। ओके। ये हो जाएगा 24 घंटे, और फिर उसके बाद पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। चलो सही है। डन। ओके। हाँ जी अमन भाई, तो अब देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ। द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है, क्या क्या आते हैं इसमें एग्जाम्पल पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन आता है? CEO आएगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स आएगा, और कॉर्पोरेट लेवल मतलब टॉप लेवल का स्टाफ आएगा। दीज इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट इन द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन ये लोग लेते हैं। द रोल ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर इज टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटजीज, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाना। डिफाइनिंग द मिशंस एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है, क्या गोल है, डिटरमाइन करना। व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, एलोकेट करना रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेस, अलग अलग बिजनेस में रिसोर्सेज को बांटना। स्ट्रेटजी बनाना, मतलब बेसिक जो अपन ने पढ़ा था ना बेसिक जो पढ़ा था ना, स्ट्रेटजी बनाना, ये करना वो करना, बांटना, ये सब सब इसका काम है। फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद हेडक्वार्टर अदानी ग्रुप का, in an Indian multinational conglomerate active in a wide range of business including mining में है, ऑपरेटिंग पोर्ट्स में है, एयरपोर्ट्स में है, पावर जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, सीमेंट में, अदानी जी हर चीज में लगे पड़े हैं।
द मेन स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रुप चेयरमैन मिस्टर गौतम अडानी आर सेटिंग। अब देखना इतने सारे सर, माइनिंग भी है, पोर्ट्स भी है, एयरपोर्ट भी है, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, सीमेंट, मोदी सर के साथ मीटिंग भी ये सारे कामों में मोदी जी के साथ जो मेन हेड है, चेयरमैन है गौतम अडानी जी, वो क्या करते हैं सर? सर वो सेटिंग ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, एलोकेटिंग रिसोर्स, पूरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, कंपनी का। ऐसा नहीं माइनिंग वाले तुम ये करो, ये तुम ये करो ना, पूरी कंपनी मिलके ऐसा करनी चाहिए सर। जैसे पूरी कंपनी मिलके हमें इस साल इतने का प्रॉफिट लाके दो, फिर सब ये प्रॉफिट हर एक डिवीजन में बट जाया करेगा, रिसोर्सेज बांट देगी, भाई तेरे को 5 करोड़, तेरे को 50 करोड़, डिफरेंट बिजनेस एरियाज, डिसाइडिंग वेदर द फर्म शुड डाइवेस्ट। सर क्या मेरे को कोई डिवीजन को यार बेच बाच देना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा, या किसी डिवीजन को खरीद लूं, एंड डिटरमाइनिंग वेदर इट शुड एक्वायर एनी न्यू वन। इन अदर वर्ड्स इट इज अप टू मिस्टर अदानी एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव की स्ट्रेटजी बनाओ, बिजनेस का बिल्ड करो, पोर्टफोलियो ऑफ द बिजनेस लेके आओ। हाउएवर इट इज नॉट देयर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप स्ट्रेटजी फॉर द इंडिविजुअल बिजनेस। हर एक डिवीजन का नहीं बनाते, हर एक डिवीजन की स्ट्रेटजी बनाने के लिए तो डिवीजन वाले मैनेजर हैं। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं, एक एक करके समझेंगे। ये है अपने गौतम अडानी जी, हाँ जी, और ये उनकी टीम। ज्यादा टीम खड़ी नहीं करते हैं अपन, 5 लोगों की टीम, ठीक है। इनके पास 3 डिविजन्स, चलो देखते रहना है ना। चलो ये हो गया डिवीजन नंबर 1। फिर ये हो गया अपना डिवीजन नंबर 2। फिर ये हो गया अपना डिवीजन नंबर 3। 3 डिविजन्स, ठीक है। डिवीजन नंबर ए बी सी, इनका नाम डाल देते हैं सर। ये है ए, ये सी, ये डिवीजन नंबर बी। सब में अलग अलग अपने अपने लेवल के बंदे, ठीक है। अब देखो गाइस, सबसे पहले ये अडानी जी और उनकी टीम, ये अडानी जी हेड और उनकी टीम, ये क्या करेंगे, पूरी पूरी अडानी ग्रुप के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब जो डिविजन्स है, हर एक डिवीजन का मैनेजर, ये देखो ये रहे डिवीजन के मैनेजर, वो ऊपर से जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी बन के आई, उसके बेसिस पे अपने डिवीजन के लिए स्ट्रैटेजी खड़ी करेंगे, ठीक है, डन। फिर क्या करेंगे, सेम चीज पास ऑन कर देंगे नीचे, प्रोडक्शन, सेल्स और मार्केटिंग वाले को, बोलेंगे ले भैया तुम बंदे बैठे हो ना, हाँ, अब अगर मान लो मेरा काम है, मुझे 5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके देना है, तो प्रोडक्शन वाले, सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, तुम लोग लग जाओ, अपने अपने में बांट लो कि कैसे करके तुम लोग मुझे 5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके देने वाले हो। अब उसके बेसिस पे जितने भी ये फंक्शन वाले हैं, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, ये लोग मिलके अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना लिया करेंगे। डन क्या, डन। तो बस यही बोल रहा था, द डेवलपमेंट ऑफ द सच स्ट्रैटेजीज, मतलब हर एक डिवीजन की जो स्ट्रैटेजी बनती है, ये देखो, डेवलपमेंट ऑफ द सच स्ट्रैटेजीज इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दोज इन चार्ज ऑफ द डिफरेंट बिजनेस कॉल्ड बिजनेस लेवल मैनेजर, डिविजनल लेवल मैनेजर। इन सिंपल वर्ड्स, कॉर्पोरेट लेवल वाले मैनेजर क्या करते हैं, प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल व्यू, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक साथ बना देते हैं, और बिजनेस लेवल वाले उसी के बेसिस पे अपने डिवीजन के लिए स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। बिसाइड्स ओवरसीइंग द रिसोर्स एलोकेशन, मैनेजिंग द डाइवेस्टमेंट, एक्विजिशन प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं सवाल पूछता हूं, सोचना, अगर पूरी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी बनानी है, कौन बनाएगा, सीईओ, टॉप लेवल वाले। अगर किसी डिवीजन को खरीदना है या बेचना है, ध्यान से सुनना, किसी डिवीजन को खरीदना है या बेचना है, कौन बनाएगा स्ट्रैटेजी, बाबा बिजनेस वाले, बिजनेस बोलता हूं, कॉर्पोरेट वाले, टॉप लेवल वाले। क्यों, क्योंकि टॉप लेवल वाले का ही काम है ना कोई धंधा खरीदना, धंधा बेचना। अब एक बार स्ट्रैटेजी टॉप लेवल की बन गई, हर एक डिवीजन के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है, वो कौन बनाएगा, डिविजनल वाले। हर एक फंक्शन के लिए, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, इनके लिए स्ट्रैटेजी बनानी है, कौन बनाएंगे, फंक्शन वाले। डन। Corporate level managers and particularly the CEO can be viewed as the guardian of the shareholders' welfare. It is their responsibility to ensure that
corporate and business level strategies of the company are inconsistent with the maximizing shareholders wealth. हर एक कंपनी एट द एंड क्या चाहती है भैया, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका प्रॉफिट अच्छा खासा होना चाहिए। हाँ जी अमन भाई। नाउ एज वी नो दैट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब ही होता है एसबीयू, इज अ सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन। हर एक एसबीयू के अंदर कोई प्रोडक्शन, कोई मार्केटिंग, कोई सेल्स टीम होती है। हाँ, दैट प्रोवाइड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट। मान लो एक डिवीजन की बात कर रहा हूं, सिगरेट्स डिवीजन की, जो सिगरेट बना बना के देती है। द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट द बिजनेस लेवल, इस डिवीजन का जो मैनेजर होगा, ठीक है, इज द हेड ऑफ द डिवीजन। हाँ जी अमित भाई। द रोल ऑफ दीज मैनेजर इज टू ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट, डायरेक्शन एंड द इंटेंट दैट कम्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट लेवल। ऊपर वाले लोगों ने जो हमें स्ट्रैटेजी बनाई है उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाना अपने अपने इंडिविजुअल डिवीजन के लिए। दस, whereas corporate level managers are concerned with a strategy that span individual businesses, business level managers are concerned with a strategy that are specific to particular business। जैसे कॉर्पोरेट वाले पूरी कंपनी के लिए बनाते हैं, ये लोग सिर्फ अपने अपने डिवीजन के लिए बनाते हैं। वही बात बार बार बोली गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, functional level managers. Functional level managers are responsible for the specific business functions. Specific business functions बोले तो सर प्रोडक्शन का, परचेज का, मार्केटिंग का, सेल्स का, जो जो फंक्शन इनको मिला है। For functions that constitute a company or one of its divisions. Thus, a financial manager's sphere of responsibility is generally confined to the organization activity, whereas general manager oversee the operation of a whole division. बिजनेस वाला डिवीजन देखेगा, कॉर्पोरेट वाला पूरी कंपनी देखेगा, फंक्शन वाला फंक्शनल देखेगा। बस बार बार यही चीज लिखी हुई है। ऑल्दो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, functional manager nevertheless have a major strategic role to develop the functional strategies in their area। वो अपने लिए सब क्या करते हैं, ऊपर से जो स्ट्रैटेजी आती है उसको सुनते हैं, उसके बेसिस पे अपने लेवल पे स्ट्रैटेजी बना के रख लेते हैं। Functional managers provide most of the information that it makes possible for the business and corporate general managers to formulate realistic and attainable strategies। अब बताओ, मेरी बात सुनना, ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है, बाहर मेन लोगों से जा जाके कौन मिल रहा है, बताओ, टॉप लेवल वाले, मिडिल वाले या लोअर लेवल वाले? अमित भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, जो सिर्फ सबसे लोअर लेवल वाले बंदे हैं वही लोग जाके कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, होना ऐसा नहीं चाहिए कि इन लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए एक बार, कि सर देखो ना ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, फिर डिवीजन वाले उन स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करें, ठीक है, फिर हर एक डिवीजन की स्ट्रैटेजी कंबाइन होकर टॉप लेवल पे पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं बॉटम्स अप्रोच। क्या बोलते हैं? बॉटम्स अप्रोच। मतलब नीचे से लोगों ने, सबसे पहले सबसे नीचे वाले ने स्ट्रैटेजी दी, वो बन के गई ऊपर वाले के पास, ऊपर वाले से गई सबसे टॉप वाले के पास, इसको बोलते हैं बॉटम्स अप्रोच। और जब ऊपर के टॉप लेवल वाले मैनेजर्स नीचे वाले को देते हैं अपनी स्ट्रैटेजी, फिर नीचे वाले उनके नीचे वाले को स्ट्रैटेजी देते हैं, इसको बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच। इसको बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच। जब ऊपर से नीचे आए टॉप डाउन, और जब नीचे से ऊपर जाए बॉटम्स अप अप्रोच। डन? हाँ जी अमित भाई। तो कभी भी अगर आपसे पूछ ले, लिख लो, इसको लिखना चाहो तो, टॉप डाउन अप्रोच मीन्स top level make strategy, make company wise strategy, pass on to middle level, पास ऑन टू लोअर लेवल, वो लोअर लेवल वालों को पास ऑन कर देते हैं। और बॉटम्स अप क्या होता है सर? बॉटम्स अप का मतलब, अरे वो बॉटम्स अप नहीं, बदमाश, बॉटम अप अप्रोच। इसमें क्या होता है सर? फंक्शनल लेवल मैनेजर्स मेक स्ट्रैटेजी for their functions, for their respective functions. It is combined and shared with divisions.
दे फाइनली शेयर इट विथ कॉर्पोरेट लेवल वाले जो बंदे बैठे होते हैं उनसे शेयर कर देते हैं। बोले तो क्या होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से, ये हम यहां आ गए ना, देखो ये था टॉप लेवल, ये था मिडिल लेवल, ये था लोअर लेवल, टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर से मिडिल, मिडिल से टॉप। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों को लिखना चाहो तो लिख लो। अच्छा इसको मिटा दो, पहले ये लिख लो। अच्छा पहले टॉप लेवल लिख लो, लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो। जी अमित भाई ये तो अपन ने लिख लिया, वेरी गुड। बस अपना ये चैप्टर खत्म हुआ बाबा। मैंने बोला था ना 4 क्लासेस लगेंगी, 4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन करवा दूंगा। बॉटम्स अप अप्रोच, फंक्शनल क्लियर नहीं है ना अमित भाई? बहुत गंदी हैंडराइटिंग। अरे बाबा मेरी इतनी गंदी हैंडराइटिंग है नहीं, ओके पेन खराब हो गया है और मेरा पेन बदलने का मन नहीं कर रहा, 3,500-4 हज़ार रुपये फूक जाएंगे क्यों बदलूं। चलो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल लेवल मैनेजर मेक्स स्ट्रेटेजी फॉर their functions. These are added up and sent to divisional level. Done. They finally share it with the corporate level. Done. हो गया भैया। बताओ किसी ने कोई दिक्कत, कोई पंगा, कोई दुख, कोई तकलीफ? ना अमित भाई आप पढ़ाओ और हमें तकलीफ हो जाए, ऐसा हो ही ना सकता। लास्ट 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 अपन ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये देख लियो। डन। हाँ जी अमित भाई। अब नेटवर्क ऑफ द रिलेशनशिप, ये बहुत छोटा है, इन डिटेल चैप्टर नंबर 4 में आपके पास आने वाला है। तो ये पॉइंट मैं आपको इन डिटेल में चैप्टर नंबर 4 पे पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 4 या 5 में आएगा। अपन ये वाला पार्ट इन डिटेल आने वाला है कि सर कैसे कैसे जो हमारे पास रिलेशनशिप है ना, तीनों टॉप लेवल बॉटम लेवल, इनके कैसे रिलेशनशिप बनते हैं, ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 या 5 में से, जो जहां पे भी आएगा इन डिटेल पढ़ने वाले हैं अपन इसको। डन। डन अमित भाई। तो इस तरीके से अपना पहला वाला चैप्टर पूरा 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 खत्म हो जाता है। अमित भाई ये तो बड़ा मजा आ गया, मतलब अपन ने सब कुछ देख लिया इसमें। हाँ जी अमित भाई। तो एक एक करके ना एक बार पहले मेरे को इसकी समरी सी बनवा दो, जो आप लोग मुझे बताओगे। सबसे पहले क्या मैंने आप लोगों को एक एक करके, सबसे पहले मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझने के लिए पहले स्ट्रैटेजी का मतलब बताया, स्ट्रैटेजी का मतलब बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया सर मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। मैनेजमेंट के 2 मतलब थे, एक तो इंपॉर्टेंट लोग और वो लोग जो काम करते हैं उसको भी बोला जाता है मैनेजमेंट। फिर मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब बताया। हाँ जी अमित भाई। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी किसको बोलते हैं, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी किसको बोलते हैं, और हमारी स्ट्रैटेजी दोनों को मिलके बनती है। हाँ अमित भाई। इसके बाद हमने क्या देखा अमित भाई, इसके बाद हमने देखा व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या लिमिटेशंस है। डन अमित भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद जैसे ही हमने ये खत्म किया, उसके बाद मैं आपको लेके आया इंटेंट के ऊपर। इंटेंट किसको बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सर विजन किसको बोलते हैं। विजन के बाद मैंने आपको पढ़ाया सर मिशन किसको बोलते हैं। मिशन के बाद मैंने आपको पढ़ाया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स खत्म करने के बाद, जैसे अपन ने ये खत्म किया, उसके बाद मैं आपको लेके आया वैल्यूज किसको बोलते हैं, एक कंपनी की क्या क्या वैल्यूज हुआ करती हैं। डन अमित भाई। वैल्यूज जैसे ही अपन ने खत्म किया, उसके बाद मैं आपको लेके आया डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बस काम खत्म। ये 12 टॉपिक पढ़ के अपन ने पूरा का पूरा पहला चैप्टर खत्म किया। और अमित भाई कितने क्वेश्चन आते हैं या कितने नंबर का आता है, देखो गाइस मैंने पहले ही बताया है 5 चैप्टर है। हर एक चैप्टर से
10 नंबर की आने की एवरेज उम्मीद है। कम से कम किसी चैप्टर से 8 नंबर का आएगा, ज्यादा से ज्यादा 12 नंबर का आ सकता है, एवरेज 10 नंबर का। डन? हाँ जी अमित भाई डन। ओके गाइस, तो अपना पहला चैप्टर आज खत्म होता है। आप लोग मुझे अभी 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 जस्ट जैसे ये फिनिश हुआ है, आप लोग मुझे रिव्यू डालने वाले हो 7903479393 पे कि अमित भाई आपको क्लासेस कैसी लगी हैं, मजा आया, समझ आया, दिक्कत हुई, क्या हुआ, नहीं हुआ, कहाँ स्पीड तेज थी, स्लो थी, सब कुछ आप मुझे बताने वाले हो। बताओगे? हाँ जी अमित भाई बताएंगे। मैं आपके मैसेजेस का इंतजार जरूर करूंगा। साथ ही चलो फॉर्मेट भी दे देता हूं, सेवा में सविनय निवेदन यह है कि नहीं बाबा, आप लिखोगे हे ये भी अमित भाई आई एम, आप अपना नाम लिखोगे, ये बैचेस कहाँ पे ली वो लिखोगे, और अपना रिव्यू उसके बाद नीचे डाल दोगे। डन? डन अमित भाई। ओके ओके, तो गाइस बहुत प्यारे तरीके से ये चैप्टर खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन खत्म करूंगा, और जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, सॉरी 2 बात बोलूंगा। सबसे पहला, खुशी से पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ोगे तो मार्क्स अपने झक मार के पीछे आएंगे। और सेकंड पॉइंट है कि अपनी कॉस्ट एफएम की टेंशन ना लेना, क्योंकि आपके अमित भाई आपके साथ है ना। बाय बाय।